जय श्री राम। 1 घंटा फिजिक्स की क्लास शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स करेंगे आज फिर यूपी बोर्ड के 2025 के पेपर में आए हुए। तो क्वेश्चंस लिखता हूँ बस पोज करके, फिर सोल्व करते हैं उसको। ऐसे ही चलेगा। देखो, ये एक उत्तल लेंस दिया हुआ है और ये प्रकाश किरणें आ रही है। कह रहा है यदि लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। ये जो ए पॉइंट दिया है इसने, ये दिया कि अगर ये लेंस ना होता तो ये प्रकाश किरणें इधर जाकर मिलती है ना। अब देखो, प्रकाश किरणें ऐसे आ रही है, मतलब ऑलरेडी लेंस नहीं होता उससे पहले ये क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, मतलब कि अभिसारित हो रही है। ये उत्तल लेंस क्या कर देगा, इनको और अभिसारित कर देगा, ऐसे कहीं इनका प्रतिबिंब बना देगा। यहाँ सपोज कोई प्रतिबिंब बनेगा ए डैश पर, और मेरे से ये प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा, ये दूरी इसने मेरे से पूछी है, लेंस से कितनी दूर प्रतिबिंब बनेगा। अच्छा, तो मेरे पास वस्तु की दूरी तो है नहीं, क्योंकि ये तो प्रकाश की किरणें पहले से ही मतलब जो है कन्वर्ज होती आ रही है। तो ये जहाँ मिल सकती थी अगर ये लेंस ना होता, वो बिंदु मेरे लिए एक आभासी वस्तु का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा? आभासी वस्तु का। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर दूर मिलती है, मैं वस्तु की दूरी लूँगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लस ही लूँगा क्योंकि वो क्या है, आभासी वस्तु है, राइट साइड में है। ठीक है, लेफ्ट साइड की सारी दूरियाँ निगेटिव और राइट साइड की सारी पॉजिटिव। फोकस दूरी उत्तल लेंस है, फोकस दूरी भी पॉजिटिव 20 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब की दूरी v पूछा है इसने। लेंस सूत्र लगाएंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। क्या आ जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा 1/f प्लस 1/u बराबर 1/v। इसकी वैल्यू है 20 प्लस इसकी 10 इक्वल टू 1/v। एक हो जाएगा 20 1 + 2 इक्वल टू 1/v। ये पाँचवीं छठी क्लास में सीखा होगा ना एलसीएम दे। ये मत बोलना, ये भी सिखाओ कैसे एलसीएम दिया, कैसे 1 + 2 आया। तो v की वैल्यू हो जाएगी 20/3 यानी कि प्लस 6.67 सेंटीमीटर। इतने आगे पॉजिटिव आई है, मतलब इधर इधर ही बनना था प्रतिबिंब, अब इनसे जाके इधर तो बनने से रहा। सवाल समझ में आया कि जहाँ प्रकाश किरणें हमको लगता है कि मिलने वाली है, वो बिंदु मेरे लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। और इसने प्रकाश किरणों को ऐसे सिकोड़ के प्रतिबिंब बना दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, टाइम खराब नहीं करते।
ये चलता ही रह गया यार, पोज नहीं होता क्या? कोई नहीं यार, स्किप कर लियो, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है, एक कुंडली का स्वप्रेरक तो 0.5 मिली हेनरी है, धारा के मान में 0.1 सेकंड में 1 एम्पियर का परिवर्तन होता है। अब बंद तो नहीं करते, अब चल रहा है कि नहीं? तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान बताओ। अच्छा, ये कुंडली का प्रेरक तो दिया है L बराबर 0.4 मिली हेनरी, या फिर 0.4 गुणा 10 की पावर माइनस के, मिली का मतलब 10 की पावर माइनस 3 हेनरी, या 4 गुणा 10 की पावर, पॉइंट इधर जाएगा तो माइनस के 4। ठीक है, धारा के मान में 0.1 सेकंड में 1 एम्पियर का परिवर्तन होता है, यानी धारा के मान में परिवर्तन होता है 1 एम्पियर का। पॉजिटिव होता है निगेटिव होता है हमें नहीं पता, और कितने समय में? 0.1 सेकंड। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता ही बराबर माइनस के L di/dt, ये होता है। मतलब अगर धारा के मान में परिवर्तन निगेटिव होगा तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, और अगर ये पॉजिटिव होगा तो इसकी वैल्यू निगेटिव होगी। और अगर खाली संख्यात्मक मान लेना है तो मोड लगा के खाली इस माइनस को मतलब इग्नोर कर सकते हैं, और लगा भी रहने तो क्या फर्क पड़ता है। तो माइनस का L की वैल्यू है 4 गुणा 10 की पावर माइनस 4, इसकी वैल्यू है कितनी भैया? 1 डेल्टा आई की, डी आई मतलब डेल्टा आई, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस के L डेल्टा आई बाई डेल्टा टी, एक ही बात है। और ये है 0.1, तो ये 0.1 हटेगा, इधर एक वैल्यू 10 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कुल मिला के माइनस का 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 बचेगा वोल्ट। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट, यानी कि 4 मिली वोल्ट। ठीक है, अब क्योंकि इसने हमें ये नहीं बताया कि धारा का मान पॉजिटिव है निगेटिव है, तो हमने पॉजिटिव ही ले लिया। ठीक है, तो मतलब इस माइनस को इग्नोर भी मार देगा वो, जो चेक करेगा वो भी तुमने। इतना 4 मिली वोल्ट प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ कुंडली में। ठीक है, इस बार इसको पोज करके क्वेश्चन लिखूंगा, टाइम बर्बाद नहीं करना। तो अगला क्वेश्चन है, एक ही धातु के 3 तारों की लंबाई 3:2:1 के अनुपात में है और उनका द्रव्यमान 1:2:3 के अनुपात में है, प्रतिरोधों का अनुपात बताओ। 3 तार है ऐसे, 1 2 और 3, और इसको L1 बोल दूँ, इसको L2, इसको L3, तो इनके लंबाई का अनुपात 3:2:1 हो गया। ये गलत बोल दिया, इसको L1 बोलना चाहिए, इसको L2, इसको L3। ये L1 वाले का 3 लेंगे, L2 वाले का 2, L1 वाले का। लेकिन जो द्रव्यमान है वो 1:2:3 में है, मतलब जिसकी लंबाई 3 है उसका द्रव्यमान तो एक ही है, जिसकी 2 है उसका 2, जिसकी 1 है उसका 3। यानी ये वाला जरूर बहुत वो है, मोटा है, मतलब तो ये वाला कुछ पतला है और ये वाला और भी पतला है। ठीक है, यानी कुल मिला के मेरे को दिया है L1 रेशियो L2 रेशियो L3 बराबर 3:2:1 सवाल में। तो मैं लिख लेता हूँ कि L1 जो है मेरा वो 3L हो गया, L2 मेरा 2L हो गया, L3 मेरा L हो गया। देखो इनका अनुपात भी 3:2:1 हो जाएगा। L कांस्टेंट है कुछ भी, मतलब सपोज इसकी लंबाई L3 की 5 सेंटीमीटर है, इसकी 10 है, इसकी 15 है, अनुपात 3:2:1, तो L ये वो 5 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा, दूसरी बात इसने दिया मेरे को अब M1 रेशियो M2
रेशियो m3, इसकी वैल्यू दी है 1:2:3। देखो m जो होता है, m मैं लिख सकता हूँ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। द्रव्यमान जो है वह घनत्व गुणा आयतन। अब क्योंकि एक ही धातु के हैं तो तीनों का घनत्व क्या होगा, सेम होगा, यानी मास प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो गया। यानी जो द्रव्यमान का अनुपात है उनका, वही उनके किसका अनुपात हो जाएगा, उनके आयतन का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, यानी कि V1 रेशियो V2 रेशियो V3 वो क्या हो जाएगा 1:2:3। और जो वॉल्यूम है, मतलब वॉल्यूम को भी अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, V1 जो है वो हो गया, अगर V है तो V2 2V हो जाएगा और V3 जो है वो 3V हो जाएगा, क्योंकि 1:2:3 है, V 2V 3V। चलो बहुत बढ़िया। अब जो मेरे को लंबाइयों का तो अनुपात पता ही है, प्रतिरोध का अनुपात निकालने के लिए क्या चाहिए मेरे को, जो R1 होगा उसका प्रतिरोध होगा रो L1/A1, जो R2 होगा उसका प्रतिरोध होगा रो L2/A2, और जो R3 होगा वो होगा रो L3/A3। अब जो ये मेरा रो है, रो क्योंकि एक ही धातु है तो एक ही धातु के लिए उसकी प्रतिरोधकता और रो भी क्या होगा, सेम होगा, तीनों का ही सेम होगा। यानी जो मेरा R1 रेशियो R2 रेशियो R3 है प्रतिरोध होगा, वो आ जाएगा L1/A1 रेशियो L2/A2 रेशियो L3/A3। मेरे को L1 L2 L3 की तो वैल्यू पता चल चुकी है, 3L 2L। मेरे को A1 A2 और A3 की वैल्यू चाहिए अब। ठीक है, तो क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो क्लियर हो गया। चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ से इन चीज़ों को थोड़ा मिटा देते हैं। मैं लिखूँगा V1 मेरा है A1 इंटू L1। ठीक है, यानी उसका जो आयतन है उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुणा लंबाई। V1 की वैल्यू है V और A1 की मेरे को निकालनी है, और L1 की जो वैल्यू है वो है 3L। तो A1 की वैल्यू क्या आ गई, A1 की वैल्यू आ गई V/3L। ये 3L डिवाइड में चलेगा, ये A1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, ऐसे ही मैं A2 की निकाल लूँगा। तो A2 के लिए क्या लिखूँगा, इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। A2 के लिए लिखूँगा V2 बराबर A2 इंटू L2, और V2 की वैल्यू कितनी है, V2 की वैल्यू 2V है, तो 2V इक्वल टू A2 इंटू L2 की वैल्यू 2L है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो A2 की वैल्यू आ जाएगी V/L। इधर लिख देता हूँ, A2 की वैल्यू आ जाएगी V/L। ऐसे V3 के लिए A3 इंटू L3। A3 की वैल्यू जो है, सॉरी V3 की वैल्यू 3V है, तो वो होगी 3V, A3 इधर, और L3 की वैल्यू है L, सिर्फ L, तो ये L डिवाइड में जाएगा, A3 की वैल्यू आ जाएगी 3V/L। तो मेरे को L1 L2 L3 की वैल्यू भी मिल गई, मेरे को A1 A2 A3 की वैल्यू भी मिल गई। तो अब मेरे को R1 R2 R3 की वैल्यू भी मिल जाएगी। किधर निकालो उसको, इधर ही निकाल लेते हैं। R1 क्या हो गया, रो L1 की वैल्यू है 3L अपॉन A1 की वैल्यू है V/3L। ये जो 3L है ये ऊपर चला जाएगा। हाँ सही कर रहा हूँ ना, हाँ सही ही कर रहा हूँ। तो ये आ जाएगा रो इंटू 9L² अपॉन V, यानी कि अगर मैं इक्वल टू करके इधर लिख दूँ तो 9 रो L² अपॉन V।
ये R1 की वैल्यू आ गई है 9 रो एल स्क्वायर अपॉन वी। इसको उठा के इधर लिख देते हैं R1 की वैल्यू 9 रो एल स्क्वायर बटा वी। अब R2 की निकाल दें। R2 क्या हो जाएगा, R2 बराबर रो L2 बटा A2। तो रो L2 की वैल्यू क्या है 2L है, और A2 की वैल्यू क्या है, A2 की वैल्यू है V अपॉन एल। तो V अपॉन एल, एल ऊपर जाएगा तो जाएगा 2 रो एल स्क्वायर अपॉन वी। ये क्या गया R2 की वैल्यू 2 रो एल स्क्वायर अपॉन वी। अब R3 निकाल लेंगे। R3 क्या है, रो L3 बटा A3। रो L3 की वैल्यू L है और A3 की वैल्यू 3V बाई एल है, तो 3V बाई एल वैल्यू ऊपर चला जाएगा। तो ये हो गया 1/3 रो एल स्क्वायर बटा वी। तो R3 हो गया 1/3 रो एल स्क्वायर बटा वी। देखो रो एल स्क्वायर बटा वी ये तो सब में कॉमन है। तो R1 R2 R3 का अनुपात हो गया 9:2:1/3। 9:2:1/3। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 27:6:1। ये हो गया प्रतिरोधों का अनुपात। नीचे तक सब बढ़िया दिख रहा है। तो एक बार एक्सप्लेन कर दूं। L1 L2 L3 का अनुपात ये था। L1 को 3L लिख लिया, L2 को 2L लिख लिया, L3 को L लिख लिया। फिर M1 M2 M3 का अनुपात कुछ दिया था, वही अनुपात वॉल्यूम का होगा क्योंकि डेंसिटी सेम रहेगी क्योंकि एक ही धातु है। तो V1 V2 V3 का अनुपात हो गया। V1 की वैल्यू V होगी, V2 की 2V, V3 की 3V। ऐसे ही ये रिलेशन का यूज करके V बराबर A इंटू एल, इसका यूज करके उधर A1 A2 A3 की वैल्यू निकाल ली और फिर ये फॉर्मूला यूज किया R बराबर रो L बटा A। इसका यूज करके L1 A1 L2 A2 L3 A3 R1 R2 R3 की वैल्यू पता चल गई। जब R1 R2 R3 की वैल्यू पता चल गई तो उनका रेशियो तो निकल ही जाएगा। यही था। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रकाश विद्युत तल का कार्यफलन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 3×10⁻15 हर्ट्ज आवृत्ति का विकिरण आपतित होने पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को यूज करने के लिए मेरे को आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का समीकरण यूज करना पड़ेगा। अगर आपतित विकिरण की ऊर्जा h न्यू है तो वो ऊर्जा 2 हिस्सों में बट जाएगी, एक कार्यफलन में और दूसरा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में। ये मेरे को W की वैल्यू, कार्यफलन की वैल्यू दी है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इधर न्यू की वैल्यू दी है 3×10⁻15 हर्ट्ज। अच्छा अगर न्यू की वैल्यू 3×10⁻15 हर्ट्ज है तो लैम्बडा क्या होगा, लैम्बडा बराबर होगा C बटा न्यू। C क्या है, प्रकाश का वेग 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड और ये होगा 3×10⁻15 पर सेकेंड। तो पर सेकेंड से पर सेकेंड कट जाएगा, 3 से 3 बचेगा 10⁻⁻7 मीटर। इसको क्या मैं लिख सकता हूँ 10 यानी 100×10⁻⁻9 मीटर यानी कि 100 नैनोमीटर। ये होगी मेरी लैम्बडा की वैल्यू।
अब लैम्डा क्यों निकाला तुम? अरे बढ़िया, न्यू में ही तो वैल्यू रखनी थी। ठीक है, न्यू बराबर होता है, क्योंकि न्यू बराबर सी बटा लैम्डा होता है, या लैम्डा बराबर सी बटा न्यू, दोनों। तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूँ, एच सी बटा लैम्डा इक्वल टू डब्ल्यू प्लस के मैक्स। ठीक है, यहाँ पर एच सी बढ़िया चीज़ है, एक बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ इसलिए है क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, और मेरा लैम्डा की वैल्यू आ गई थी 100 नैनोमीटर, इक्वल टू डब्ल्यू की वैल्यू इसने मेरे को दिया 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस के मैक्स। तो नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो कैंसिल हो गई, इधर बचेगा 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस के मैक्स। तो ये इधर माइनस में चला जाएगा, 12 में से 4 जाएगा, 8.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू के मैक्स। ये हो गया। समझ में आया? ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, एक 50 वाट 100 वोल्ट के लैंप को 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज के एसी मेंस, एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, प्रतिवर्ती धारा, मेन से जोड़ना है, तो लैंप के श्रेणी क्रम में आवश्यक संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। तो क्या था क्वेश्चन? हाँ, अरे क्या था, ठीक है, ये लैंप है मेरा, ये 100 वोल्ट तक ले सकता है, इसकी क्षमता है इसमें, इसके श्रेणी क्रम में, इसलिए मेरे को एक संधारित्र लगाना पड़ रहा है ताकि मैं इसको 200 वोल्ट के एसी मेंस से जोड़ सकूं। अब 100 वोल्ट ये ले रहा है श्रेणी क्रम में, तो जरूर 100 वोल्ट कौन लेगा? ये मेरा संधारित्र लेगा, ताकि 200 का काम पूरा किया जा सके। ठीक है, अच्छा, ये जो है लैंप, इसकी शक्ति भी इसने दी है 50 वोल्ट। 50 वोल्ट, देखो P बराबर क्या होता है? VI होता है। ठीक है, क्योंकि इसके लिए तो कलांतर क्या होगा? 0 होगा प्रतिरोध के लिए। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी? परिपथ में 50 है, ये इसमें 100 वोल्ट है, 100 गुणा I, तो I की वैल्यू हो जाएगी 1/2 एम्पियर। ठीक है, 1/2 एम्पियर की धारा पूरे इसमें जाएगी। 1/2 एम्पियर की धारा जा रही है, और क्या, तो इसका प्रतिघात क्या हो जाएगा? इसका प्रतिघात मेरे को पता चल करना है, XC, क्योंकि इसके किनारों पे 100 वोल्ट, मतलब इसके टर्मिनल पे 100 वोल्ट विभवांतर है, इसमें धारा आ रही है 1/2 एम्पियर। ठीक है, तो मैं V बराबर IR नहीं IXC लगाऊंगा, IXC इसलिए लगाऊंगा क्योंकि प्रतिघात होता है इसका, R नहीं होता, R इसका होता है प्रतिरोध का। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी थी? 100, इस पे 100 है, तो 100 बराबर 1/2 इंटू XC, XC की वैल्यू आ जाएगी 200 ओम। ठीक है, और XC क्या होता है? XC होता है 1/ओमेगा C। ठीक है, और ओमेगा होता है 1/2 पाई FC, और इस F की वैल्यू इसने दिया 50 हर्ट्ज। तो 200 बराबर होगा 1/2 गुणा पाई गुणा 50 और गुणा C, और इस C की वैल्यू मेरे को निकालनी है, संधारित्र की धारिता। ठीक है, तो C इधर आ जाएगा, बाकी सब नीचे आ जाएगा। C बराबर हो जाएगा 1/2
पाई गुणा 100 गुणा ये 200 भी नीचे चला जाएगा, यानी 1/पाई गुणा 2000 ये हो गया। अच्छा, जब ये 1/पाई हो गया तो इसको 10/पाई कर देते हैं, इसको 20,000 कर देते हैं। 10/पाई, पाई की तो वैल्यू तुमको पता है कितनी होती है, 3.14। 10/पाई की वैल्यू भी याद रखियो 3.18। ये हो गई इसकी बटे में 2 और ये गुणा 10⁻⁻4 है। तो जब ये -4 हो गया तो इसको -6 कर देता हूँ, इसको पूरा 318 कर देता हूँ। तो हो जाएगा C बराबर 318/2 गुणा 10⁻⁻6 फैराड। 2 से इसको काटो, ये हो गए 159 और ये हो जाएगा माइक्रो फैराड। लगभग 160 माइक्रो फैराड लगा लो। ये आ गई संधारित्र की धारिता। किस के समझ नहीं आया? बहुत लोगों के समझ नहीं आया होगा। सवाल ही कुछ ऐसा है, बड़ा बढ़िया सा है। फिर से देखते हैं। एक लैंप है जिसका 100 वोल्ट तक वो ले सकता है बेचारा और 50 वाट का वो है। तो मैं कहता हूँ कि ये लैंप कितना करंट ले सकता है। तो मैं यहाँ P बराबर VI लगाता हूँ, यहाँ से I की वैल्यू निकाल लेता हूँ कि 1/2 एम्पियर। अब ये जो मैं संधारित्र लगाया हूँ वो इसके श्रेणी क्रम में लगाई, वो श्रेणी क्रम में धारा का मान सब में सेम रहता है। तो मैं कहता हूँ ये जो मेरा संधारित्र है इसमें भी 1/2 एम्पियर ही करंट जाएगा और इसमें भी इसका विभवांतर भी 100 वोल्ट होगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में विभवांतर के होते हैं अलग अलग होते हैं, सबके टोटल जुड़ जाता है। तो टोटल अगर 200 है, 100 इसका वोल्ट है तो 100 इसका होगा, सिंपल सी बात। तो मैं कहता हूँ इसका विभवांतर 100 वोल्ट है, उसमें करंट जा रहा है आधा एम्पियर, तो इसका प्रतिघात कितना होगा? तो प्रतिघात होगा 200 ओम। और प्रतिघात का फॉर्मूला होता है 1/ω/c। ओमेगा होता है 2πf, f दिया है 50 हर्ट्ज, c पूछ लिया। तो ये तो जोड़ घटा गुणा भाग है, जोड़ तो है भी नहीं, सिर्फ गुणा और भाग ही है। निकाल दिया हमने 160 माइक्रो फैराड लगभग। अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो हो गया सब, अगला देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि एक नाभिकीय संलयन क्रिया में द्रव्यमान क्षति 0.3% है तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की संलयन क्रिया में कितनी ऊर्जा मुक्त होगी? तो मेरे को पहले निकालना है द्रव्यमान क्षति कितनी होगी, तो फिर मैं कह दूंगा ऊर्जा मुक्त होगी जितनी द्रव्यमान क्षति हुई है × c², श्री महान आइंस्टीन का फॉर्मूला यूज करके। तो 1 किलोग्राम का मेरे को 0.3% निकालना है। 1 किलोग्राम मतलब 1000 क्या, 1 किलोग्राम ही रखते हैं उसको, गुणा 0.3, ठीक है, और बटा 100, इतना किलोग्राम हो गया। 1 किलोग्राम का 0.3% हो गया। परसेंट निकालना तो आता है, जैसे कि कोई भी वैल्यू है 50, उसका बोल दिया 25% निकालो, तो गुणा 25/100। तो ऐसे मेरे को 1 किलोग्राम था, उसका 0.3%, तो गुणा 0.3/100। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.003। ये 2 जीरो थी, ये बिल्कुल ऊपर चले गए बीच में। अरे 3 गुणा 10⁻³ किलोग्राम, ये द्रव्यमान क्षति आ गई। डेल्टा एम की वैल्यू ये उठा के इधर रख देनी है। E बराबर 3 गुणा 10⁻³ गुणा प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 गुणा 10⁸, उसका स्क्वायर, इतना जूल हो जाएगी। इसीलिए किलोग्राम में रख, ताकि इसको ग्राम में पलट देते फिर ये मीटर पर सेकंड में तो गड़बड़ हो जाती। जूल में आंसर आएगा सीधा, बढ़िया।
तो मल्टीप्लाई करो, 3 3 होती है 27, यहाँ 10 की पावर कितनी हो जाएगी 16, उसमें से 3 जाएगी 13, ये होगी, इतनी ऊर्जा मुक्त होगी। देखो कितना आसान सवाल था, सिर्फ 1 किलोग्राम का 0.3% निकालना था, वो आ गया मेरा द्रव्यमान क्षति, और उसको ये समीकरण में रख दिया। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग L क्या होगा। अच्छा, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इसमें छोटा सा फॉर्मूला है, वो है, लेकिन बार बार आता। अब 1-2 अगर किसी को नहीं याद होगा तो याद रहेगा, पेपर में 1-2 नंबर दे के जाएगा, सिर्फ इसीलिए। देखो, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है E बराबर -13.6 बटे n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n जो है, n उसकी कक्षा है, n का मान होता है 1 2 3 ऐसे ऐसे करके, लेकिन ऊर्जा उसने कितनी दिया, उसने दिया -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा n²। या माइनस से माइनस गया, इससे जाके वैल्यू लगभग 4 आ जाएगी, n² की वैल्यू 4 है तो n की वैल्यू 2 आ जाएगी। दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, ठीक है। और दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होगा, कोणीय संवेग होता है NH/2π, ठीक है। तो दूसरी कक्षा में होगा 2 गुणा h/2π। h/2π की वैल्यू याद रखनी है, वो होती है 1.055। 505 मत कर दो, 1.5 नहीं होता, 1.05 तक भी याद रख सकते हो, गुणा 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पंजे 10 कैरी 1, 2 पंजे 10 कैरी 1 का 1 और 2 एकम 2 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, ये हो गया। हटाई दो, ठीक है। तो एक ये याद रखना और एक ये, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन इतनी त्रिज्या 5 गुणा 10 की पावर -11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में 2 गुणा 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड की चाल से गति करता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण बताओ कितना होगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन, ये मान लिया उसकी कक्षा है, इसमें घूम रहा है, इसकी त्रिज्या r देगी, तो इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी तय कर रहा है 2πr, और उसका वेग कितना है v, तो कितना समय लग रहा है उसको ये समय लग रहा है 2πr/v। 2πr क्या है, इस कक्षा की परिधि 2πr और उसका वेग है v, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी 2πr चाल v। धारा क्या होती है, धारा बराबर Q/T। धारा क्यों निकालो, क्योंकि चुंबकीय आघूर्ण m बराबर होगा IA, ये क्या है उसका क्षेत्रफल, I गुणा πr², और धारा क्या होगी Q/T। Q क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश E बटा T क्या है, ये 2πr और बटा v तो ऊपर चला जाएगा इंटू πr², तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक r कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा EVr/2, ठीक है। ये याद भी रख सकते हो सीधा सीधा। E इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10 की पावर -19, v उसका वेग 5 गुणा 10 की पावर -11, वेग तो 2 गुणा, ये r हो गया, r गुणा v क्या है 2 गुणा 10 की पावर 6/2, तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 16 पंजे 80 8 हो गया, गुणा 10 की पावर देखो ये 30 हो गया, -30 + 6 10 की पावर -24, मात्रा क्या हो जाएगा IA एम्पियर और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर।
ये आ गया। फिर से देखो, या तो सीधा सीधा फॉर्मूला याद रखो m का कितना EVR/2, नहीं तो देखो 2πr की दूरी तय करी है और v की चाल से, तो टाइम इतना लगेगा 2πr/v, और धारा I = Q/T, क्यों है इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो क्या हो गया E/T हो गया, और T क्या था 2πr/v, तो v ऊपर EV/2πr हो गया धारा, और πr² उसका क्षेत्रफल इस पूरे कक्षा का, इधर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो ये आ गया। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, अच्छा अगला क्वेश्चन देखो, इसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। अरे पूरा सिस्टम ही लिया है आज, इतना सब कुछ गड़बड़ क्यों हो रही, आज किस्मत खराब। तो ये जो दिख रही है, ये और ये रेल की पटरियाँ है, ठीक है, ये रेल की पटरियाँ जो एक दूसरे से 1 मीटर दूरी से जो है सेपरेटेड है, अलग अलग, और एक रेल ऐसे जाएगी इन पटरियों पर चलती हुई ऐसे, जिसकी चाल जो है वह 180 किलोमीटर प्रति घंटा, और इन पटरियों को जोड़ दिया एक वोल्ट मीटर से, मिली वोल्ट मीटर से, एक्चुअली क्वेश्चन के अनुसार मिली वोल्ट मीटर से जोड़ दिया, और कह रहा है कि जब रेल ऐसे चल के जाती है, पृथ्वी का जो क्या बोले चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक जो इस रेल के क्या होगा, लंबवत होगा ऐसे, वो उसकी वैल्यू इतनी दी है, तो बोला इसकी रीडिंग बताओ मिली वोल्ट मीटर की कितनी होगी। तो एक्चुअली होता क्या है, जैसे कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ऐसा वाला बना दो, ये आसान है बनाना, और उसमें कोई L लंबाई की रोड ऐसे, इसकी लंबाई L है, ये वाली लंबाई ले रखा है, और उसकी लंबाई के ऐसे लंबवत v वेग से गति करते हुआ जाए, तो उसके इन दोनों सिरों के मध्य जो विभवांतर होगा वो होगा BVL, B चुंबकीय क्षेत्र और V उसका वेग, L उसकी लंबाई। अब रेल जा ऐसे रही है, ऐसे ऐसे, जैसे ये ऐसे जा रहा था, ये समझो रेल ही जा रही है, रेल ऐसे जा रही है, ये ऐसे, तो ये जो लंबाई है इसमें ना मतलब विभवांतर उत्पन्न होगा इस वाली लंबाई में, या प्रेरित विद्युत वाहक, तो रेल ऐसे जा रही है ऐसे चलते हुए, तो ये जो 1 मीटर की लंबाई है इस पे विभवांतर उत्पन्न होगा, ठीक है। तो बस ये फॉर्मूले में वैल्यूज रख देनी है और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। इसकी वैल्यू होगी, बी की वैल्यू ये 0.2 चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, यहाँ भी वेग के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए था, 0.2 गुणा 10⁻⁻⁴। वेग जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलूंगा, 5/18 गुणा करके, तो आ जाएगा 50 मीटर प्रति सेकंड। याद रखना है कैसे, किलोमीटर होता है 1000 मीटर, वो घंटे होते हैं 3600 सेकंड, काटोगे तो वो 5/18 बन जाता है, ये हो गया, यानी 50 इसकी वैल्यू होगी, और गुणा L क्या है, 1 मीटर इन पटरियों के बीच की दूरी है, तो वो 1, तो इसकी मल्टीप्लाई करूँगा 50 की 0.2 में वो 10 हो जाएगा, 10 गुणा 10⁻⁻⁴ वोल्ट, यानी 10⁻⁻3 वोल्ट या 1 मिली वोल्ट। समझ में आया? आया ना? ये पटरी है, उस पर रेल जा रही है ऐसे, और उसके लंबवत विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है, और विभवांतर उत्पन्न होता है या प्रेरित विद्युत वाहक जो भी है वो उत्पन्न होता है BVL, चुंबकीय क्षेत्र गुणा उसका वेग गुणा लंबाई, और जो है लंबाई इसके वेग की क्या होनी चाहिए, लंबवत होनी चाहिए, जैसे उसका वेग तो इस दिशा में है ऐसे, और लंबाई हमने कौन सी लिया, ये ऐसे, पटरियों के बीच की दूरी, रेल की लंबाई नहीं ली है, ठीक है।
यहाँ भी जब ये रोड ऐसे जा रही है तो हमने ये वाली नहीं ली है जिस दिशा में वो जा रही है, उसके लंबवत ये ली। यानी अगर रेल जो है वो रेल अपनी ऐसे भागती, ऐसे सीधी ना चलती, ऐसे चलती, तो फिर हम रेल की लंबाई लेते, पर वो रेल तो सीधी जाएगी ना, तो हमको पटरियों के बीच की दूरी लेनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है एक पीएन संधि डायोड का अगर अभिन्नत में प्रतिरोध 25 ओम है। अच्छा, पीएन संधि डायोड का अगर अभिन्नत में प्रतिरोध कम होता है और उत्क्रम अभिन्नत मतलब फॉरवर्ड बायस में कम होता है और रिवर्स बायस में उत्क्रम अभिन्नत में ज़्यादा होता है। आइडियली जो है, मतलब आइडियल चीज़ तो दुनिया में कुछ होती नहीं है, बट आइडियली अगर अभिन्नत का 0 ओम और उत्क्रम अभिन्नत का अनंत होना चाहिए, मतलब कि जब फॉरवर्ड बायस हो तो करंट को पूरा जाने दे, कोई प्रतिरोध ना लगाए, और रिवर्स बायस हो तो पूरा रोक ले कि कहाँ जा रहा है भाई, यहीं रुक जा, ऐसे होना चाहिए। बट 0 ओम तो किस चालक का ही प्रतिरोध होगा, है ना, और अनंत भी किसका ही होगा, किसी के हर किसी की लिमिटेशन होती है। तो वोल्टेज में कितना परिवर्तन करें ताकि धारा में 2 मिली एम्पियर का परिवर्तन हो। तो देखो इसके लिए फॉर्मूला होगा, इसका प्रतिरोध R बराबर डेल्टा V बटा डेल्टा I। बस सवाल खत्म यही। R कितना है, 25 ओम है, गुणा डेल्टा I कितना परिवर्तन हो रहा है, 2 मिली एम्पियर बराबर डेल्टा V, विभव का परिवर्तन निकल आया। तो 25 दूनी 50, ठीक, ये ओम है, ओम लेना है, 25 ओम, तो 25 दूनी 50, मिली ऐसे ही रहेगा, एम्पियर गुणा ओम मिलके बन जाएगा वोल्ट बराबर डेल्टा V। यानी विभवांतर में 50 मिली वोल्ट का चेंज करोगे तो धारा में 2 मिली एम्पियर का परिवर्तन होगा। और जो इसका प्रतिरोध होता है ये कांस्टेंट नहीं रहता है, ये डेल्टा V अपॉन डेल्टा ये इसके रेशियो पे डिपेंड करता है। इसको, इसके प्रतिरोध को बोलते हैं गत्यात्मक प्रतिरोध। गत्यात्मक जैसे मतलब इसका ग्राफ जो है कुछ ऐसा होता है, अगर अभिन्नत में ये जो है V है इधर और इधर I है, मतलब हम विभवांतर बढ़ा रहे हैं, यहाँ तक तो कुछ नहीं हो रहा, धारा का मान बहुत ही कम बढ़ रहा है। एकदम से यहाँ से थोड़ा सा मान बढ़ाया विभवांतर का, धारा का मान बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ाते ही बहुत बढ़ रहा है, एक मैक्सिमम वैल्यू आ गई, एक सैचुरेशन वैल्यू आ गई, संतृप्त बिंदु आ गया, फिर कितना ही बढ़ा लो फिर उतना ही रहेगा। तो भाई यहाँ कहीं तुमको V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I दिख रहा है क्या, तभी तो R कांस्टेंट होता। अगर ऐसा ग्राफ होता कि जैसे जैसे V बढ़ रहा है वैसे वैसे I बढ़ रहा है, वैसी तो परिस्थिति है नहीं, तो इसका जो प्रतिरोध होता है वो गत्यात्मक प्रतिरोध होता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि 15 माइक्रोफैराड का एक संधारित्र 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज के AC मेंस स्रोत से जोड़ा गया है। परिपथ का प्रतिघात एवं प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान बताओ। अच्छा, प्रतिघात हो जाएगा 1/ओमेगा c, ओमेगा की वैल्यू होती है 2πf इंटू सी, 1/2 गुणा पाई गुणा f की वैल्यू होती है 50 गुणा c की वैल्यू है 15 माइक्रोफैरड, 15 गुणा 10 की पावर -6, -6 ऊपर चला जाएगा, +6 बन जाएगा बटा 50 दूनी 100 गुणा 15 पाई
ये हो गया 100 मतलब 10 की पावर 4 बचेगी, और 10 की पावर 4 को 10 की पावर 3 गुणा 10 लिख लेते हैं बटा 15 गुणा पाई, और 10 बटा पाई की वैल्यू मैंने बताई थी कितनी होती है, 3.18 होती है, तो 3.18 होगी बटा 15। एक काम करते ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लेते हैं, ये 15 दूनी 30 हो जाएगा, वो 6.24 हो जाएगा, है 18 दूनी 6.36 हो जाएगा, गुणा 10 की पावर 3 जो है उसको 10 की पावर 2 बचेगा, अरे 3 ही लिख लेता हूँ मैं, 1000 लिख देता हूँ 10 की पावर 3 को, और नीचे 15 दूनी 30, 30 मतलब एक जीरो और कट जाएगी, और 3 से ये कट जाएगा, 3 दूनी 6.18, और 2.18 की 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 218 ओम, ये आ गया। सही भी आ गया, पिछली बार तो शायद 212 आया था, गड़बड़ तो नहीं कर दी। प्रतिघात सी होता है 1/ओमेगा सी, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ इंटू सी उसकी धारिता, धारिता क्या है 15 माइक्रोफैरड, 2 गुणा पाई गुणा 50 हर्ट्ज गुणा 15 गुणा 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 ऊपर चला गया 10 की पावर 6, तो गायब ही हो गया यहाँ से। अच्छा 50 दूनी 100, 10 की पावर 4 हो गया, पाई पाई है और 15 है, तो इसको लिख दिया 10 की पावर 3 गुणा 10 बटा पाई, 10 बटा पाई की वैल्यू 3.18, और गुणा 2 के ऊपर से नीचे हो गया 6.36 गुणा 100, 1000 बटा 30, 100 बटा 3, 3 से काटा, अरे जब ये 3 से काटेंगे तो 2.18 थोड़े ना आएगा, 2.12 आएगा भाई, 3 दूनी 6, 12 3 36, मैं भी तो होगी यार 212 में, ठीक है 212 में आ गया। तो और क्या निकालना था, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यम मूल मान यानी IRMS, तो IRMS क्या हो जाएगा, IRMS बराबर VRMS बटा R, प्रतिरोध R तो है नहीं तो यही दे दो एक्सेस C, प्रतिघात दे दो प्रतिरोध नहीं है, तो हाथ से अच्छे से मिटता ही, तो VRMS इसने दिया तो है 220 वोल्ट, और ये 212 ओम, काट दो इसको, काट के आंसर बता दियो 1.0, उसके बाद कुछ इतना एम्पियर आ जाएगा, वो भी कितना आएगा, 8 का अंतर है, कितने पे 200 पे, यानी लगभग 4 का अंतर 100 पे, 4 के करीब आएगा, थोड़ा सा कम 3938 कुछ, ठीक है समझ आया, IRMS बराबर RMS बटा ये क्या हो गया मेरे को, नींद आ रही, खड़ा नहीं हुआ जा रहा, पैर दुख रहे, हे परमात्मा, ये सवाल छूट कैसे गया था, और ये इसके नीचे वाला इससे पहले कैसे हो गया, नहीं वो अलग सवाल है, अच्छा कोई नहीं, ये एक सवाल लेते हैं, रुक देता हूँ। ठीक है तो देवियों और सज्जनों, इस आखिरी सवाल को आज के वीडियो के लिए ध्यान से देखिए। एफ फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस एक वस्तु तथा पर्दे के बीच कहीं पर रखा हुआ है, ये कोई वस्तु है, यहाँ उसका प्रतिबिंब बनेगा, ये पर्दा है, बीच में कहीं लेंस है, ठीक है, तो ये एक वस्तु की दूरी हो गई u, और ये पर्दे की दूरी यानी प्रतिबिंब की दूरी हो गई v, के बीच कहीं पर रखा, पर्दे व वस्तु के बीच की दूरी x है, पर्दा वस्तु इसके बीच की टोटल दूरी दे रहा है x है, यानी u प्लस v की वैल्यू x है। यदि लेंस का आवर्धन m हो तो सिद्ध कीजिए ये फोकस दूरी बराबर ये।
आवर्धन जो होता है, आवर्धन बराबर होता है m बराबर u। अच्छा, और जो फोकस दूरी होगी 1/f बराबर 1/u प्लस 1 बटा भाई प्लस लेंस है भाई, तो 1/v माइनस 1/u। लेकिन दीवानों जरा पहचानो, ये जो u है इसकी वैल्यू जो भी होगी 5, 10, 15 वो निगेटिव लेनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि ये लेंस के इस साइड में है, दैट्स वाई। तो माइनस यू लेना पड़ेगा इधर, ये हो जाएगा 1/v प्लस 1/u, 1/f बराबर, सही कर रहा हूँ क्या मैं, पता नहीं, करके देख लेते हैं। 1/v प्लस 1/u, ये हो जाएगा इधर 1/f बराबर uv और ऊपर u प्लस v, यानी पलट दूँ तो f की वैल्यू आ जाएगी uv बटा u प्लस v। अब ये जो u प्लस v है इसी की वैल्यू x होती है, दिया इसमें x, तो ये होगी uv बटा x, और यहाँ से मैं v की वैल्यू निकाल लूँ तो वो mu हो जाएगी, तो f बराबर हो जाएगा u इंटू वी की वैल्यू mu बटा x, यानी mu² बटा x। लेकिन इसमें तो कहीं u² तो है नहीं, m है खाली x है, तो इस u² की मेरे को वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब u का स्क्वायर कहाँ से मेरे को मिलेगा, दो जगह से मिलेगा, एक तो यहाँ से और एक यहाँ से, दोनों जगह स्क्वायर ही करना पड़ेगा, ठीक है। इधर से निकालो तो u उसी का स्क्वायर करते हैं इसका, तो u² प्लस v² प्लस 2uv इक्वल टू हो गया x², दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया। इधर u² ऐसे का ऐसा ही, v की वैल्यू है u इंटू एम, तो v का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस u का स्क्वायर इंटू एम का स्क्वायर प्लस इधर 2u, और v की वैल्यू क्या हो जाएगी m इंटू यू बराबर x², वो लग जाएगा। तो ये देखो u इंटू यू, यहाँ भी u² ही हो गया एक्चुअली, और ये u² कॉमन ही आ गया यहाँ से, ये हो जाएगा 1 प्लस m² प्लस 2m बराबर x²। तो यहाँ से ये m प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया, u² बराबर m प्लस 1 का होल स्क्वायर, भाई ये मल्टीप्लाई बराबर x²। तो यहाँ से u² की वैल्यू आ गई x² बटा m प्लस 1 का होल स्क्वायर, वो वैल्यू मैं इधर डाल सकता हूँ। ये क्या हो गया m इंटू u² की वैल्यू क्या भैया x² बटा m प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये एक नीचे x है तो ये x कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया mx, ये फोकस इसकी वैल्यू mx बटा m प्लस 1 का होल स्क्वायर। कोई खास काम तो था नहीं मसला, वैसे तो एक बार पढ़ के इसको समझना था कि एक लेंस इधर रखा है, उसकी वस्तु इधर रखी हुई है, प्रतिबिंब इधर रखा हुआ है, x की वैल्यू u प्लस v है। फिर एक ट्रिक यहाँ थी कि u जो है इधर वाला वो निगेटिव में लेना है इसमें सूत्र में, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू लिखी जाती है वो चिन्ह परिपाटिक के अनुसार लिखी जाती है, यानी साइन कन्वेक्शन के अनुसार, कन्वेक्शन कन्वेंशन होता है, साइन कन्वेंशन होता है, तो वो इसी हिसाब से यहाँ प्लस आ गया। फिर इसका एलसीएम लेके बल्कि फिर पलट दिया, 1/f था तो वह बराबर uv बटा u प्लस v, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब u प्लस v को x लिख दिया क्योंकि उनके पूरे के बीच की दूरी x दे दिया है, तो uv बटा x हो गया। इस v को यहाँ से निकाल लिया आवर्धन वाले फॉर्मूले से, आवर्धन m था तो v को u इंटू एक्स लिख लिया, तो v को कहाँ लिखा था u इंटू एक्स, u इंटू एम लिख दिया, mu यानी v को x कहाँ से आ गया है, तो u इंटू एम इंटू यू लिख दिया, तो m ये हो गया u का स्क्वायर बटा x, u का स्क्वायर क्योंकि रखना नहीं है तो u के स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी, तो इस वाली इक्वेशन का स्क्वायर कर दिया, u² प्लस v² प्लस 2uv बराबर x², टिक 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 टिक,
डिंग डिंग डिंग। ये यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई। यू स्क्वायर की वैल्यू इधर रख दी, एक्स से कट गया और ये आ गया जो हमको प्रूव करना था वही आ गया। तो देव बच्चों, नहीं बच्चों कहता हुआ अभी थोड़ा awkward लगता है। 1-2 साल में कहना इजी रहेगा। तो देवी और सज्जनों, बच्चों, बाल बच्चों, बूढ़ों, आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ पाए। आगे के क्वेश्चन आगे की वीडियो में करेंगे। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देखते हुए आ गए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता नहीं यहाँ तक कोई आता है अब तक, तो सिर्फ मैं ही आता हूँ बनाता हुआ इसको। दोबारा मैं खुद इतना नहीं देख पाऊँगा, कौन देखेगा अपनी वीडियो 1 घंटा। हाँ, तो पढ़ते रहो। और चलो यहाँ तक अगर कोई है, कभी भविष्य में कभी कोई आएगा तो उसके लिए एक बात बोलता हूँ कि भाई या बच्चे जो भी हो सकता है, चलो भाई बच्चे बच्ची बेटा बहन जो भी है, क्या बात बोलूँ, यही बोलूँ कि ज़िंदगी में तुम पढ़ रहे हो कि ये पेपर आ गया है, भागो भागो, मार्क्स चाहिए, नंबर आ रहा, भाड़ में गए नंबर मैटर नहीं करते। पर जो तुम पढ़ रहे हो, पढ़ने में जो एफर्ट डाल रहे हो, वो एफर्ट जरूर मैटर करता है। लाइफ इज़ अबाउट, अंग्रेजी आ गई, हिंदी में बोल रहा हूँ, ज़िंदगी इस बारे में कि तुम क्या कर रहे हो, इस बारे में नहीं है कि तुमको क्या मिलता है। मान लिया तुमने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की और तुम्हारे कैसे न कैसे करके नंबर ज़्यादा आ गए, कुछ नहीं होगा उन ज़्यादा नंबर से, कुछ नहीं होगा। मान लिया तुमने सही में पढ़ाई करी है, सही में उस चीज़ को टाइम दिया, सही में समझा है, सीखा है पूरा ध्यान से, वो नंबर कम रह गए तो हार्ड में जाए नंबर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समझा है, जो सीखा है, वही ज़िंदगी है। 1 सेकंड लगता है आदमी को टपकने में, फिर सब नंबर सब रखा रह जाता है। धन्यवाद। अच्छा, 2 मिनट बची हुई है, कम से कम 1 घंटा तो करना ही पड़ेगा। 2 मिनट और कुछ बात बता देता हूँ। क्या बताऊँ, ज़िंदगी में सीखने का एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। मतलब समझने का कि ये ऐसा क्यों है, एनीथिंग, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमको सच तक लेके जाता है। हम फिर चीज़ों को सिर्फ मानते नहीं कि ये ऐसा है, हम तब चीज़ों को जानते हैं कि ये ऐसा होता है। तो मानने और जानने का बहुत बड़ा अंतर है। जो जानता है उसको चैन रहता है। चैन मतलब, हाँ मतलब ईज एट ईज, ठीक है, पता है मेरा। जो सिर्फ मानता है उसको संदेह रहता है। तो शुरुआत में जीवन में अगर मानने से इनकार रहे, जानने की जिज्ञासा रहे तो अच्छा है।
जय श्री राम।